चलो स्टार्ट करें। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटर, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सेगमेंट है 60 मार्क्स। उसका सीए इंस्टीट्यूट ने जो अपना रिविजनरी टेस्ट पेपर आरटीपी इशू किया है फॉर दिसंबर 2021 टर्म, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सेगमेंट को हम लोग फटाफट ये वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। एक बार हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन हमारे आरटीपी के अंदर में क्या क्या क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सेगमेंट में। आरटीपी दिसंबर 21 क्या है? सबसे पहला हमारा पहला क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस का, जो क्या दिया हुआ है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ क्रैम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. The equity shares of which is trading in the stock market at rupees 28. The equity shares of which is trading in the stock market at rupees 28, यानी ये क्या दिया हुआ है? मार्केट प्राइस, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है? 28. नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल है कुल मिला के रुपीज 20 लाख का, फेस वैल्यू कितना है? रुपीज 20, यानी 20 लाख रुपीज का है इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू है रुपीज 20 ईच, यानी कितना आएगा? 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 20, तो 20 लाख हुआ। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 16 लाख, 12.5% डिबेंचर्स है 12 लाख, एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ईबीआईटी दिया हुआ है 8 लाख, और टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? 25%। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? पहला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगला अर्निंग्स पर शेयर, एंड तीसरा प्राइस अर्निंग्स रेशियो। ठीक, तो एक काम करते हैं, मेरा ईबीआईटी दिया हुआ है, वहां से हम लोग अपना इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और उसके बेसिस पे ये 3 कैलकुलेशन मेरा इजीली हो जाएगा। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, पहला ईबीआईटी से स्टार्ट करके इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं टिल आफेश। सबसे पहले ईबीआईटी में माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो मेरे को मिलेगा ईबीटी, माइनस करेंगे टैक्स मेरे को मिलेगा ईएटी, माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड मेरे को मिलेगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। डन। ईबीआईटी का वैल्यू कितना है? 8 लाख, ईबीआईटी है 8 लाख। इंटरेस्ट हम लोग क्या चीज पे देंगे? डिवेंचर्स पे, डिवेंचर्स है 12 लाख, उसका 12.5% इंटरेस्ट रेट, तो 12 लाख इंटू 12.5% जो कितना आएगा? 1,50,000। तो ईबीआईटी का वैल्यू मेरे को पता है, इंटरेस्ट आएगा 1,50,000, ईबीटी कितना मिलेगा? 6,50,000। डन। ईबीटी के बाद मेरे को माइनस करना है टैक्स, और क्वेश्चन में टैक्स रेट कितना दिया हुआ था? 25%। तो जो 6,50,000 आया उसका 25% निकालेंगे तो ये आएगा 162,500, यानी हमारा ईए अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 487,500। माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, मेरे को सीधा क्या मिलेगा? आफेश। प्रेफरेंस डिविडेंड कहां पे है? जो प्रेफरेंस शेयर्स को दिए 4 लाख का 10% कितना आएगा? 40,000, यानी आफेश कितना मिलेगा? 447,500। मेरा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आएगा? 447,500। पहला पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या? मेरा एक कंपनी के अंदर में लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल कहां से आया? तो कहां से आएगा? पहले इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व, नेक्स्ट कहां से आएगा? प्रेफरेंस शेयर, नेक्स्ट कहां से आएगा? डिवेंचर या लॉन्ग टर्म लोन। तो ये कुल मिला के जो तीनों का अमाउंट आएगा वो मेरा क्या रहेगा? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द कंपनी। अब ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे एक कंपनी कितना अर्न किया, अब ये तीनों को जो अपना पैसा मिलेगा कहां से मिलेगा? ईबीआईटी। तो देखो ईबीआईटी का वैल्यू है 8 लाख, इसका फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इनटू 100, ये क्या आएगा? 8 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। मेरा टोटल कैपिटल में क्या आने वाला है? इक्विटी शेयर रुपीज 20 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस 16 मिला के 36, प्रेफरेंस शेयर 4 लाख मिला के 40 लाख, डिबेंचर्स 12 लाख मिला के 52 लाख। तो ये वैल्यू क्या आएगा? 8 लाख डिवाइडेड बाय 52 लाख इंटू 100। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आ जाएगा 15.38%। डन। तो यह है मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.38%। अगर तुम लोग सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखेगा या फिर आरटीपी देखेगा तो उसमें 2 फॉर्मूला देता है। एक ये फॉर्मूला जो अभी हम लोग यूज किए प्री टैक्स, और एक और ये लोग देता है पोस्ट टैक्स। तो जहां पे क्या करेगा? ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट।
तो अगर बाई चांस वो लोग ऐसा करता तो ये जो भी रेट आया ना, इसमें सीधा 1 माइनस टैक्स रेट कर देंगे, तो इंटू 1 माइनस 0.25, जो कितना मिल जाएगा 11.54%। ठीक, दोनों में जो तरीका से करना दोनों राइट है। अगर बाई चांस एग्जाम में कंफ्यूजन लगे, दोनों से करके आ जाना, ऑब्वियसली वो राइट रहेगा। नेक्स्ट है मेरा अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर क्या रहेगा? इक्विटी वाले को क्या मिला? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो वैल्यू कितना था 447,500। मेरे को निकालना है अर्निंग्स पर शेयर, तो डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स, जो कितना था 1 लाख, तो 447,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे ये आएगा रुपीज 4.475 पर शेयर, ये आ गया अर्निंग्स पर शेयर। लास्ट में मेरे को निकालना है प्राइस अर्निंग्स रेशियो। व्हाट इज प्राइस अर्निंग्स रेशियो? इट्स अ रेशियो बिटवीन एमपीएस एंड ईपीएस। तो फॉर्मूला क्या है? प्राइस एंड अर्निंग्स का रेशियो। तो प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, अर्निंग्स अर्निंग्स पर शेयर। मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ था क्वेश्चन में 28, डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर है 4.475। सो अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखोगे तो ये आ जाएगा 6.26 टाइम्स। डन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कौन से चैप्टर? रेशियो एनालिसिस का। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो काफी सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्या लिखा हुआ है? कल्याणम लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 34,50,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो डे टू डे ऑपरेशन से अर्न किया जाए। तो जो मेरा डे टू डे ऑपरेशन से अर्न किया गया वो क्या होगा? सेल वैल्यू माइनस डे टू डे ऑपरेशन में खर्चा क्या लगेगा? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माने कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट मतलब क्या आएगा? ईबीआईटी। सो आइदर बोले ऑपरेटिंग प्रॉफिट या बोले ईबीआईटी, दोनों का मतलब सेम। तो मेरा ईबीआईटी का वैल्यू है इतना। परफेक्ट। अब आगे बोलता है एंड हैज एम्प्लॉयड डेट विच गिव्स टोटल इंटरेस्ट चार्ज ऑफ 7,50,000। और मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कितना लगेगा? 7.5 लाख, वो भी दिया हुआ है। सो ईबीआईटी पता है, इंटरेस्ट कॉस्ट पता है। द फर्म हैज एन एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब केई एंड कॉस्ट ऑफ डेट मतलब केडी कितना है? 16% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। सो एज ऑफ नाउ ईबीआईटी का वैल्यू पता है, इंटरेस्ट पता है, केडी चारों चीज पता है। फिर आगे बोलते हैं द फर्म हैज अ न्यू प्रपोजल बिफोर इट विच रिक्वायर फंड ऑफ रुपीज 75 लाख। यानी मेरे कंपनी के पास एक ऑप्शन आया है कि वो एक नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है, जहां पे इसको कितना लगेगा? रुपीज 75 लाख, एंड इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एन एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 14,25,000। यानी भाई जितना प्रॉफिट अभी कमा रहा था ना, इसमें 14,25,000 और कमाएगा। अब क्वेश्चन उठता है भाई 75 लाख लेके कहां से आएंगे? टू फाइनेंस द प्रपोजल द फर्म इज एक्सपेक्टिंग टू इशू एन एडिशनल डेट एट 8%। यानी ये जो 75 लाख रुपीज लेकर आएगा वो कहां से लेके आएगा? डिबेंचर से। तो यानी डिबेंचर पे इंटरेस्ट मुझे हर साल देना पड़ेगा 75 लाख का 8%, जो कितना आएगा? 6 लाख। यानी जितना इंटरेस्ट कॉस्ट पहले लग रहा था 6 लाख और बढ़ जाएगा। एंड विल नॉट बी इशूइंग एनी न्यू इक्विटी शेयर्स इन द मार्केट, अज्यूम नो टैक्स। फैंटास्टिक। मान लो मेरे कंपनी के अंदर में टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। कैलकुलेट क्या करना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कल्याणम बिफोर द न्यू प्रपोजल एंड आफ्टर द न्यू प्रपोजल। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग करते हैं बिफोर न्यू प्रपोजल में क्या हो रहा है। तो मेरा बिफोर न्यू प्रपोजल में क्या रहेगा? सबसे पहले मेरे को इक्विटी और डेट का वैल्यू चाहिए। केडी और केई पता है 16 एंड 8, तो मेरे को अपने आप बैक मिल जाएगा। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करें बिफोर न्यू प्रपोजल, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो पहले वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ डेट क्या आएगा? कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट। इंटरेस्ट हम लोग कितना पे कर रहे हैं? 7.5 लाख, और ये कितना है? 8%। तो अगर आप लोग ये कैलकुलेट करोगे तो देखना ये वैल्यू आ जाएगा 93,75,000। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आएगा? अब देखो कुल मिला के ईबीआईटी कमाया, इसमें कुछ डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट दे दिया, बाकी जो बचा वो इक्विटी वालों का है। डिवाइडेड बाय इक्विटी वालों का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या था? केई। तो ये कैसे मिलेगा? 34,50,000 माइनस इंटरेस्ट 7,50,000 डिवाइडेड बाय केई। हमारा केई कितना था? 16%। सो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो देखना मेरा ये वैल्यू आ जाएगा
1687500। तो अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है WACC, हम लोग क्या करेंगे? मेरा सोर्सेज ऑफ फंड कितना अमाउंट है, कितना वेट, कॉस्ट एंड WACC। तो देखो दो सोर्स है, एक है इक्विटी जिसका वैल्यू इतना है, और नेक्स्ट है डेट जिसका वैल्यू 93,75,000 है। ये दोनों मिला के आएगा 2,62,50,000। अब एक बार जरा दोनों का वेट निकाल ले, 10 डिवाइडेड बाय 10, पहले वाले में वेट आएगा 0.6429 और नेक्स्ट वाले में आएगा 0.3571, दोनों मिला के 1। रहा बात कॉस्ट, तो देखो केई मेरा कैलकुलेट किया हुआ था वो था 16%, केडी कैलकुलेट किया हुआ था 8, तो क्या आएगा 16 इंटू 0.6429, ये कितना आएगा 10.29, और नेक्स्ट वाला क्या आएगा 0.3571 इंटू 8, जाएगा 2.86। और जैसे ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे मेरे को तुरंत क्या मिल जाएगा 13.15%। ये कब आएगा? बिफोर न्यू प्रपोजल। अब ऑब्वियस सा बात है आफ्टर प्रपोजल कैलकुलेशन थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? अब आफ्टर प्रपोजल बोलता है जो मेरा प्रॉफिट 34,50,000 था वो 1425 बढ़ जाएगा। डन। नेक्स्ट, जो मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट था वो पहले जो 7.5 लाख रुपया था, अब 75 लाख रुपीस का डेट और आया जिसमें 8% देंगे, यानी 6 लाख का इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो देखो मेरे को नया EBIT मिलेगा, मेरे को नया इंटरेस्ट मिलेगा, तुम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं मेरा नया वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या रहेगा। सो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आने वाला है, मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आएगा EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय KE। तो देखो मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी तो वही रहेगा जो था, मेरा KE जरूर चेंज हो जाएगा, यानी जो इक्विटी का वैल्यू पहले था वो तो वही है। नया नया ना कोई नया इशू आया ना कोई पुराने वाले को रिडीम किए, यानी इक्विटी उतना ही है। मेरा EBIT जरूर चेंज हुआ, इंटरेस्ट जरूर चेंज हुआ, जिस वजह से इक्विटी वालों का रिस्क चेंज होगा, और अगर इक्विटी वालों का रिस्क चेंज होगा तो KE भी चेंज होगा। तो देखो इक्विटी का वैल्यू तो वही रहेगा 16875,000। मेरा नया EBIT कितना हो जाएगा? पहले EBIT कितना था 3450 प्लस 1425 मिलाकर कितना बनेगा 48,75,000। माइनस करेंगे इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट था 7.5 लाख, अब 75 लाख का 8% 6 लाख और आया, यानी मेरा नया इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 13,50,000 डिवाइडेड बाय KE। अगर तुम लोग सॉल्व करेगा तो देखना मेरा KE का वैल्यू आएगा मेरा नया KE का वैल्यू आएगा 20.88 या 89%। ठीक, अब वापस से मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? नया वैक। तो मेरा नया वैक क्या आएगा? इक्विटी का वैल्यू एग्जैक्ट वही रहेगा, पर जो मेरा डेट का वैल्यू पहले 93,75 था, अब 75 लाख का डेट और आ गया, तो 93,75,000 था प्लस 75 लाख का डेट और आया, तो ये मेरा वैल्यू मिलाकर कितना बन जाएगा 16875,000। ओ वाओ, दोनों सेम हो गया। यानी मेरा टोटल कितना आएगा 3,37,50,000। अब अगर वेट निकालेंगे तो दोनों का 50%। ठीक, मेरा इक्विटी वाले का नया कॉस्ट कितना निकाले 20.89, और जो मेरा डेट है उसका मेरे को कॉस्ट कैलकुलेट करना है, और जो मेरा डेट है इसका कॉस्ट कितना आने वाला है? पहले था 8%, और जो नया डिबेंचर इशू किए वो भी 8% में किए, तो चलो वो कुछ चेंज नहीं होगा, वो एग्जैक्ट 8 रहेगा। और मुझे कैलकुलेट करना है नया WACC, तो कितना का 20.89 इंटू 0.5 10.45, और ये कितना मिलेगा 4, ये क्या मिलेगा 14.45%। डन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये एक डिसेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 1 बहुत इजी था, क्वेश्चन नंबर 2 में हल्का सा कैलकुलेशन करना था। डन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर का। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? फटाफट देखते हैं।
स्टार्ट करें क्वेश्चन 3, क्या लिखा हुआ है? ब्लू लिमिटेड इन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी इज कंसिडरिंग द रीपर्चेज ऑफ ₹275 lakh इक्विटी शेयर्स एंड टू रिप्लेस इट विथ 15% डिवेंचर ऑफ सेम अमाउंट। यानी मेरा ये कंपनी आज के दिन ऑल इक्विटी है। ऑल इक्विटी है मतलब ये क्या है? अनलेवरेज्ड फर्म। इसमें आज के दिन कोई रिस्क या लेवरेज नहीं है। तो आज के दिन ये एक अनलेवरेज्ड फर्म है। अब ये सोच रहे हैं ये क्या करे, 275 लाख रुपीस के इक्विटी को रीपर्चेज करे और उसकी जगह 275 लाख रुपीस का डिवेंचर्स लेकर आए 15%। यानी आज के दिन इसमें खाली इक्विटी शेयर था, अब ये सोच रहे डिवेंचर लेकर आए और जितने का डिवेंचर लेकर आएगा उतने के इक्विटी शेयर को वापस रीपे कर देगा। चलो वेरी नाइस। अब आगे क्या हुआ? करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इज 1750 लाख विद इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 20%। यानी आज के दिन मेरा करेंट मार्केट वैल्यू है 1750 लाख और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 20%। तो देखो आज के दिन तो ये ऑल इक्विटी था, और अगर ये ऑल इक्विटी था मतलब ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है क्यों, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवरेज्ड फर्म है। आज के दिन अगर पूरा इक्विटी है मतलब ये अनलेवरेज्ड फर्म है, तो केयू और क्यू दोनों सेम है। कारण क्या? जो केई है वही क्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि डिवेंचर्स था ही नहीं। तो लोग पता है यहां पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ईबीआईटी का वैल्यू। वैल्यू ऑफ फर्म क्या आएगा? ईबीआईटी वेट, यहां पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी है तो पहले का पूरा पढ़ते हैं, फिर आगे बोलते हैं कंपनीज ईबीआईटी आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट इन फ्यूचर ईयर। चलो ठीक है। द कंपनी ऑल्सो हैज अ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द एंटायर अर्निंग्स एज डिविडेंड। नॉर्मल बात है, ये हमारा असम्पशन ही था। फिर आगे बोलते हैं अज्यूमिंग द टैक्स रेट ऑफ 30% यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑन फॉलोइंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर एज पर मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। पहला मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, पहले क्या था बाद में क्या हुआ। अगला मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आराम से मिल जाएगा। मेरा सबसे पहला बात वैल्यू ऑफ फर्म। आज के दिन देखो खाली इक्विटी शेयर्स था, और अगर खाली इक्विटी शेयर था यानी लास्ट में जो बचा वो पूरा इक्विटी शेयर का है, पर इस क्वेश्चन में टैक्स रेट भी है। यानी जो ईबीआईटी आया वो पूरे इक्विटी वाले का होता, क्योंकि इंटरेस्ट कुछ नहीं है मतलब वो ईबीटी है। पर सिंस मेरे क्वेश्चन में टैक्स भी आ गया तो पूरा ईबीआईटी इक्विटी वाले का नहीं रहा, ईएटी रहा। प्रेफरेंस शेयर्स कुछ होता नहीं है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ईएटी कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय जो इक्विटी वाले का कॉस्ट है वो है 20%। तो भाई देख वैल्यू ऑफ फर्म कितना है 1750 इज इक्वल टू ईएटी मुझे कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय 20%। तो ईएटी का वैल्यू पता कितना आएगा 1750 का 20%। जो अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे कितना बन जाएगा 350। ठीक। मेरे क्वेश्चन में देखो टैक्स रेट दिया हुआ था 30%, मतलब ऑब्वियस सा बात है 70% के बराबर होगा। आफ्टर टैक्स 350 कमाया, टैक्स रेट है 30%। तो अगर मान लो ईबीटी 100 रुपया है, टैक्स 30 दिए मतलब ईएटी 70 के बराबर है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा मेरे को मिल जाएगा। और तुम लोग कैलकुलेट करके देखिएगा ईबीटी का वैल्यू कितना आएगा 350। ये 70 के बराबर था तो 100 का वैल्यू कितना आएगा 500। ठीक। आज के दिन मेरा इंटरेस्ट कुछ नहीं था मतलब वही मेरा ईबीआईटी है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला था, ईबीआईटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो देखो भाई दो सिनेरियो बना, एक करंट, एक बनेगा प्रपोज्ड। मेरा ईबीआईटी का वैल्यू कितना है दोनों में 500। और माइनस करना इंटरेस्ट, पहले वाले में कुछ नहीं रहेगा पर दूसरे वाले में इंटरेस्ट आएगा कितना 275 लाख का डिवेंचर्स का 15%। तो भाई 275 का 15% अगर निकालेंगे पता है कितना आएगा 41.25। मेरे को सीधा क्या मिलेगा ईबीटी, यहां पे तो 500 रहेगा, यहां पे क्या आएगा 458.75। माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 30% है तो यहां पे 150 गया और यहां पे कितना आएगा 458.75 का 30%, ये आएगा 137.63 ले लेते हैं। मेरे को सीधा क्या मिलेगा ईएटी 350 और ये वैल्यू कितना आएगा 321.25। क्लियर है। मेरे को निकालना क्या है मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। तो प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी कितना था 1750 लाख, जो ऑलरेडी मुझे पता है। जब ये अनलेवरेज था, पर जैसे ये लेवरेज फॉर्म होगा तो आपको याद होगा मोदी गिलानी मिलर अप्रोच MM2 के अंदर में हम लोग जाने थे। वैल्यू ऑफ लेवरेज फॉर्म क्या होता है, वैल्यू ऑफ अनलेवरेज फॉर्म प्लस टैक्स सेविंग्स ऑन डेट। वो क्या आएगा जितना डिबेंचर का वैल्यू था इनटू टैक्स रेट।
सो अगर हम लोग कैलकुलेट करें मेरा मार्केट वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ लेवरेज्ड फॉर्म, सिंस अब डिबेंचर आ गया तो यानी लेवरेज्ड फॉर्म हो गया, अब इसका मार्केट वैल्यू क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ अनलेवरेज्ड फॉर्म प्लस जितना डिबेंचर का वैल्यू आया इनटू टैक्स रेट। तो वैल्यू ऑफ अनलेवरेज्ड फॉर्म कितना 1750, डिबेंचर कितना है 275 इंटू टैक्स रेट 30%। सो अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा तो ये वैल्यू बन जाएगा 1832.5 लाख। चलो ये हुआ हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, पहला डन। नेक्स्ट मेरे को क्या निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आने वाला है, ये भी बड़ा सिंपल है। ये कैसे आएगा, मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मेरे को चाहिए कितना डेट है कितना इक्विटी। तो देखो भाई मेरा टोटल वैल्यू ऑफ फर्म है 1832.5, ठीक। डिबेंचर कितना लेकर आए हैं 275, यानी बाकी इक्विटी होगा। तो अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा ये कितना आएगा 1557.5, ये आया अमाउंट। मुझे वेट आराम से मिल जाएगा, कितना आएगा 275 डिवाइडेड बाय 1832.5, ये आएगा 0.15 और ये आएगा 0.85। नेक्स्ट मुझे चाहिए कॉस्ट। डिबेंचर वाले का कॉस्ट क्या है, देखो डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट कितना था 15%, पर टैक्स रेट है 30%। तो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट कितना आएगा 15% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, जो कितना मिलेगा 10.5%। और जो मेरा इक्विटी वाले का कॉस्ट है, वो कितना आएगा, ओके, इक्विटी वाले का कॉस्ट कितना आएगा ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, आराम से मिल जाएगा। इक्विटी वाले का कॉस्ट क्या आएगा जरा देखो, इक्विटी वाले को ये मिला इतने रुपए में, उसको अपना के मिल जाएगा। पता है के कितना आएगा 321.25 डिवाइडेड बाय 1557.5 इंटू 100। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे ये मिलेगा 20.62। तो मेरा इक्विटी का कॉस्ट कितना आएगा 20.62। तो 10 इंटू 10 मेरे को आराम से मिल जाएगा ये वैल्यू 1.58 17.53। अगर ऐड करें ये मेरे को मिलेगा 19.107 19.11%। डन। ये हुआ हमारा सेकेंड वाला। मेरा थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, के कैलकुलेट करना है नए वाले में। तो यानी अब ये जो लेवरेज फॉर्म हो गया इसका के क्या होगा, आपको याद होगा कि ईएल का फॉर्मूला एक हम लोग पढ़े थे। के ईएल का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, के ईयू प्लस के ईयू माइनस के डी इंटू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक। ये कब तक था, जब तक मेरा टैक्स नहीं था। अगर बाई चांस टैक्स आया तो हम लोग कर देंगे इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो भाई देख के ईयू कितना है, के ईयू कितना है, के ईयू कितना था 20, के डी कितना है 15। तो ये बड़ा सिंपल है, के ईयू है 20, फिर ये वाले फैक्टर में क्या आएगा 20 माइनस 15 इंटू डेट 275 डिवाइडेड बाय इक्विटी 1557.5 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखना ये वैल्यू आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगा 20.62%। तो इसका आंसर कितना आएगा 20.62%। डन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था ये एक अच्छा क्वेश्चन था चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर का। इसमें आप लोगों को थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा सारा कंसेप्ट और उसके बेसिस पे सारा कैलकुलेशन हो पाएगा। डन। नेक्स्ट है मेरा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर लेवरेज का, जो काफी सिंपल क्वेश्चन है। दिखने में बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन बनाया पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 में, the following particulars relating to Navya Limited for the year ending 31st March 2021 is given below। पहला लिखा हुआ है आउटपुट 1 लाख यूनिट एट नॉर्मल कैपेसिटी। तो मेरा आउटपुट 1 लाख यूनिट का बनाया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 40, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20। तो आराम से मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। मेरा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब आराम से मेरे को ईबीआईटी मिल जाएगा। फिर आगे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी एज ऑन 31st मार्च इज एज बिलो। इक्विटी शेयर 1 लाख @ 10 लाख,
मेरा रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, डिबेंचर दिया हुआ है 10 लाख का 7%। तो देखो ईबीआईटी आया हुआ था, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, मेरे को क्या मिलेगा, ईबीटी। करंट लायबिलिटी दिया हुआ है तो ईबीटी लगाया हुआ है, और लास्ट में देखिएगा टैक्स रेट दिया हुआ है 40%, यानी ईएटी तक पहुंच गए। अब आगे क्या बोलते हैं, नाविया लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू अंडरटेक एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट टू यूज द मार्केट पोटेंशियल दैट विल इन्वॉल्व ₹10 लाख। और यानी कुछ एक्सपेंशन करना चाह रहा है, जिसके लिए इसका खर्चा कितना लगने वाला है, 10 लाख। द कंपनी एक्सपेक्ट्स एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय 50%, यानी जितना आउटपुट अभी बनाता था अब 50% बढ़ जाएगा, यानी 1 लाख यूनिट बनाएंगे, 1,50,000 बनाएंगे, नो प्रॉब्लम। और मेरा फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5 लाख, तो भाई जो मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा था वो 5 लाख बढ़ जाएगा, यानी 15 लाख हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1,50,000 यूनिट, 50% जो बढ़े थे। अब आगे होते हैं मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी डिक्रीज्ड बाय 10%, यानी जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपया था वो 10% कम होगा। तो 20 रुपए का 10% कम करेंगे, यानी 20 का 10% यानी 2 रुपया कम, ये कितना आ जाएगा, 18 रुपया। ठीक। और द एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट द एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस विदाउट एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन मार्केट, यानी जो मेरा एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस है वो एग्जैक्ट सेम रहेगा, यानी 40 रुपया ही रहेगा। करना क्या है, द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव स्कीम फॉर फाइनेंसिंग द प्रपोज्ड एक्सपेंशन आर प्लान्ड। तो देखो भैया जो 10 लाख रुपया मेरे को चाहिए वो कहां से लेकर आएंगे, 3 ऑप्शन है। आप पहला पूरा इक्विटी शेयर से परचेज कर ले एट द रेट 10, यानी 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे एट द रेट 10, ये पहला ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है 5 लाख लेकर आएंगे इक्विटी शेयर से 10 रुपया करके, यानी 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10, और बैलेंस लेके आएंगे 6% डिबेंचर से, यानी बाकी 5 लाख लेकर आएंगे 6% डिबेंचर से, नो प्रॉब्लम। या अगला ऑप्शन है पूरा का पूरा 6% डिबेंचर से लेकर आ जाए एट पार, यानी पूरा 10 लाख रुपया लेकर आएंगे 6% डिबेंचर से। मेरे को करना क्या है, ये सारे ऑल्टरनेटिव प्लान के अंदर में मुझे रेकमेंड करना है रिस्क एंड रिटर्न के बेसिस पे कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है। यानी पता है इस क्वेश्चन के अंदर में हम लोग का 4 कॉलम बनेगा, एक एग्जिस्टिंग और अगला 3, ऑप्शन 1 2 3। स्टार्ट करेंगे सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिस्क निकालना है, यानी डॉल डीएफएल डीसीएल। अगला रिटर्न निकालना है, मतलब ईपीएस, और जहां पे ईपीएस मैक्सिमम वहां रिटर्न मैक्सिमम, जहां पे डीसीएल कम से कम वहां पे रिस्क कम से कम। ठीक, चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हमारा चैप्टर लेवरेज का। इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, जहां पे शुरुआत करेंगे पर्टिकुलर्स। प्रेजेंट में क्या हुआ, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2 एंड ऑल्टरनेटिव 3। कितना यूनिट सेल कर रहे हैं, प्रेजेंट में तो 1 लाख था, पर आगे 50% बढ़ गया था, यानी 1,50,000 यूनिट आएगा सब में। कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले सेल वैल्यू। सेलिंग प्राइस कितना था, देखो एट द रेट 40 रुपया, तो यहां पे कितना आएगा 40 लाख, यहां पे कितना आएगा 60 लाख, 60 लाख एंड 60 लाख। तो जितना यूनिट सेल कर रहे हैं एट द रेट 40, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना था देखना, प्रेजेंट में था 20 रुपया, पर फ्यूचर में है 18 रुपया। तो पहले वाले में होगा मल्टीप्लाई 20 से, और अगला 3 ऑप्शन में मल्टीप्लाई होगा 18 से। तो कितना आएगा 1 लाख इंटू 20, 20 लाख, और वहां पे कितना आएगा 1,50,000 इंटू 18, 27 लाख, 27 लाख, 27 लाख। मेरे को सीधा क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, ये आएगा 20 लाख, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आएगा 33 लाख, ये आएगा 33 लाख, ये आएगा 33 लाख। चलो माइनस करें फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट पहले था 10 लाख प्रेजेंट में, पर प्रपोज में ये 5 लाख बढ़ के हो जाएगा 15, 15, 15, 3 ऑप्शन में 15 लाख। तो आज के दिन 10 लाख, और यहां पे क्या आएगा 15 लाख ईच। मेरे को सीधा क्या मिलेगा, ईबीआईटी, जो कितना मिल जाएगा 10 लाख, 18 लाख, 18 लाख एंड 18 लाख।
चलो माइनस करें इंटरेस्ट, मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, सॉरी पे करने वाला है, मिलने वाला तो क्या है, मेरा इंटरेस्ट कितना आएगा जरा देखना। प्रेजेंट में इंटरेस्ट कितना आएगा, सीधा 10 लाख का 7% माने 70,000। ठीक, अब ये तीनों ऑप्शन में इंटरेस्ट कितना कितना आएगा जरा देखो, तो देखो 70,000 तो रहेगा जो ऑलरेडी था। यहां पे खाली इक्विटी शेयर आया, मतलब कोई और इंटरेस्ट नहीं आएगा। यहां पे 5 लाख पे 6% इंटरेस्ट देंगे, यानी 30,000 और देंगे, यानी पहले वाले ऑप्शन में कितना आया था 70,000, अगले में कितना आएगा, ऑप्शन 1 में कुछ नहीं क्योंकि इक्विटी से आया, ऑप्शन 2 में क्या आएगा 5 लाख का 6% माने 30,000 और, तो 70 प्लस 30 कितना होगा 1 लाख। एंड ऑप्शन 3 में पूरा 10 लाख पे 6% इंटरेस्ट देंगे, यानी कितना देंगे 10 लाख का 6% 60,000, यानी 70,000 पहले था, 60,000 और आया, मिलाकर कितना होगा 1,30,000। मेरे को सीधा क्या मिलेगा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, 9,30,000 जाएगा 18 लाख, जाएगा 17 लाख, और ये कितना आएगा 16,70,000। मेरे को ईबीटी तक मिल गया। माइनस करना है टैक्स, मेरा क्वेश्चन में टैक्स रेट कितना दिया हुआ था देखना क्वेश्चन में, 40%। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें टैक्स, जाएगा 3,72,000, जाएगा 7,20,000, जाएगा 6,80,000, एंड जाएगा 6,68,000। मेरे को सीधा क्या मिलेगा E80, अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो देखो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,58,000, जाएगा 10,80,000, ओ सॉरी यहां पे 70,000 जो एग्जिस्टिंग था वो तो रहेगा, करेक्ट माय मिस्टेक, ये 17,30,000 रहेगा, 70,000 वाला तो चलता ही रहेगा, नया इंटरेस्ट कुछ नहीं आएगा, रियली सॉरी, ये लिखते लिखते मेरे को ध्यान आया, ये आएगा 6,92,000, तो ये कितना बन जाएगा 10,38,000। आ जाएगा 10,20,000, और पता है लास्ट वाला कितना आएगा 10,02,000। डन। मेरा ईटी तक आ गया। अगला मुझे कैलकुलेट करना है डॉल, डीएफएल, डीसीएल, ये आया रिस्क, और अगला निकालना है रिटर्न मतलब ईपीएस। डॉल का फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। डीएफएल का फॉर्मूला क्या, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। डीसीएल का फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। और मेरा अर्निंग्स पर शेयर कितना आ जाएगा, जो ईएटी था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक, मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एक बार ध्यान देना, तो ईएटी तो मेरे को पता है। मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आएगा, एग्जिस्टिंग में था 1 लाख, तो पहले वाले में 1 लाख रहेगा। ऑप्शन 1 में 1 लाख और आया, मतलब वहां पे 2 लाख। ऑप्शन 3 में 50,000 आया, तो 1 लाख में 50 जोड़ के 1,50,000, और लास्ट वाले में नो इक्विटी शेयर्स था, यानी एग्जिस्टिंग 1 लाख। यानी यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1 लाख, और यहां पे 1 लाख और आया मतलब 2 लाख, यहां 50,000 और आया मतलब 1,50,000, यहां पे कुछ नहीं है मतलब एग्जिस्टिंग 1 लाख। डन। तो अगर आप लोग इसका सोल्यूशन देखोगे तो मेरा डॉल, डीएफएल, डीसीएल ईपीएस तक निकलेगा। अब देखना, अगर ईपीएस को देखे तो मेरा मैक्सिमम ईपीएस यहां था, तो रिटर्न मैक्सिमम इधर। जहां मेरा सबसे कम ईपीएस है वहां पे रिटर्न भी मिनिमम। अगला डीसीएल, जहां पे मेरा मैक्सिमम डीसीएल है वो मेरा हाईएस्ट मैक्सिमम रिस्क, जहां पे सबसे कम है वहां पे मिनिमम रिस्क, और अगला वाला मॉडरेट। ऑब्वियस सा बात है, जहां पे रिस्क ज्यादा रहेगा वहां पे रिटर्न भी ज्यादा रहेगा, जहां रिस्क कम वहां पे रिटर्न भी कम। डन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कैपिटल बजटिंग का। फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। क्या लिखा हुआ है फटाफट देखे। मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यानी कैपिटल बजटिंग। ये क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट डिसीजन का, काफी सिंपल क्वेश्चन है। खाली यहां पे एक डेप्रिसिएशन का छोटा सा ट्रीटमेंट समझना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या लिखा हुआ है, HMR लिमिटेड
is considering replacing a manually operated old machine with a fully automatic new machine. यानी एक ओल्ड मशीन था जिसको रिप्लेस करने का सोचा है नए मशीन के साथ. The old machine had been fully depreciated for tax purpose. यानी टैक्सेशन के लिए देखा जाए तो मेरा ओल्ड मशीन पूरा डेप्रिशिएट हो गया, उसका सैल्वेज वैल्यू है 0. बट हैज अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 2,40,000 ऑन 31 मार्च 2021. यानी टैक्सेशन में इसका वैल्यू है 0, पर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में 2,40,000 चल रहा है. कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है टैक्सेशन में कितना है. The machine has begun causing problem with breakdown and it cannot fetch more than rupees 30,000 if sold in the market at present. यानी आज के दिन इस मशीन में बहुत प्रॉब्लम नजर आने लग गया और आज के दिन अगर मार्केट में इसको बेच दे तो तुरंत बेच के मेरे को कितना मिलेगा? 30,000 रुपया. इट विल हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर 10 years. अगर इसी को 10 साल चला लिए तो भैया आज 30,000 तो मिला, 10 साल बाद कछु नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला. The company has been offered rupees 1 lakh for the old machine as a trade-in on the new machine which has a price before allowance for trade-in of rupees 4.5 lakh. यानी पता है मार्केट में अगर पुराने मशीन को बेचे 30,000 मिलेगा, पर वही अगर बाई चांस हम नया मशीन परचेज करने जाए, तुम लोग सोचो, तुम लोग ये मोबाइल के साथ दिखता है, आप पुराने मोबाइल को बाजार में बेचे कुछ नहीं मिलेगा, पर नए मोबाइल को परचेज करें और एक्सचेंज कर लेना तो थोड़ा अच्छा ट्रेड ऑफ मिलता है, थोड़ा अच्छा चार्ज मिलता है, अच्छा बेनिफिट मिलता है. तो अगर नए मशीन से रिप्लेस करेगा तो नई मशीन का कॉस्ट है 4.5 लाख, पर कंपनी को ना 1 लाख रुपए पुराने मशीन के अगेंस्ट मिल जाएगा. तो बढ़िया है ना, मार्केट में बेचने में खाली 30,000 मिला, पर अगर बाई चांस एक्सचेंज करे तो 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिल रहा है. यानी नेट नए मशीन को खरीदने का कॉस्ट 4.5 लाख लगेगा, पर 1 लाख रुपया वापस पुरानी मशीन का ट्रेड ऑफ मिलेगा. यानी नेट में पता है खर्चा क्या लगेगा? 4.5 लाख माइनस 1 लाख जो कितना आएगा? 3.5 लाख. यानी शॉर्ट मेरा कैश आउटफ्लो कितना होने वाला है? 3.5 लाख. परफेक्ट. एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ न्यू मशीन है 10 साल और सैल्वेज वैल्यू मिलेगा 35,000. ये क्या आएगा? टर्मिनल कैश इनफ्लो. यानी टाइम पीरियड 10 में मुझे कितना पैसा मिलेगा? 35,000. The company follows straight line method of depreciation, but for taxation, WDV method of depreciation at the rate 7.5% is allowed, taking that this is the only machine in the block of asset. यानी जो नया मशीन परचेज करेंगे इसका जो वैल्यू नेट में 3.5 लाख रुपया आया, खाली इसी पे मेरे को WDV मेथड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 7.5% एज पर टैक्सेशन. ऑल द बुक्स में हम लोग चलाते हैं स्ट्रेट लाइन. अब नेक्स्ट एक इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिया हुआ है. ओल्ड मशीन और न्यू मशीन में सेल वैल्यू कितना है पता है. मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, डेप्रिसिएशन, ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी मुझे कैलकुलेट करके दिया हुआ है. ये सारा कैलकुलेशन जो किया हुआ है ये किया हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट में, पर ध्यान देना बाकी सब तो सही, पर ये जो डेप्रिसिएशन है ना मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट का नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए फॉर टैक्सेशन. ठीक. फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन एनालाइज whether the old machine should be replaced or not. और मेरा DRR कितना है? 10%. इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स. वेरी इजी क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आज के दिन कैश आउटफ्लो कितना लग रहा है? 4.5 माइनस 1 लाख 3.5 लाख. और टाइम पीरियड 1 से लेकर 10 तक मेरे को निकालना है ओल्ड वर्सेस न्यू में कितना एडिशनल कैश इनफ्लो आया, जो निकाल लेंगे. और टाइम पीरियड 10 में लास्ट ईयर में नए मशीन को बेच के 35,000 मिलेगा, पुराने को बेच के कुछ नहीं मिला, मतलब 35,000 का बेनिफिट आया टाइम पीरियड 10 में. यानी काम करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है एनपीवी तो सीधा सीधा एक टेबल बनाए. अगर पर्टिकुलर्स टाइम पीरियड कौन सा है, मेरा पीवी फैक्टर था एट द रेट आई थिंक 10%. यस. मेरा अमाउंट रुपीज, प्रेजेंट वैल्यू रुपीज. मेरा आज के दिन कैश आउटफ्लो लगेगा टाइम पीरियड 0 में, यानी पी फैक्टर 1 कितना? नई मशीन को परचेज करने का 4.5 लाख, पर पुराने वाले से आएगा 1 लाख. यानी नेट में कितना लगेगा? 3.5 लाख. ठीक. तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू में 3.5 लाख. मेरा कैश इनफ्लो 10 साल तक आएगा. इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो टाइम पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मेरा 10 साल का पीवी फैक्टर क्वेश्चन में क्लियर कर दिया हुआ है, वर्ड टू वर्ड कॉपी कर देंगे. और मेरा कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट आया ये हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अभी एक वर्किंग नोट बना के. ठीक. आखिरी साल में टर्मिनल कैश इनफ्लो में
पुराने मशीन को बेच के कुछ नहीं मिलता, पर नए मशीन को बेच के 35,000 मिलेगा, तो आखिरी साल में 35,000 का और बेनिफिट। यानी मेरे को कुछ नहीं करना, बस ये जो ईयर 1 से लेके 10 तक कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट आ रहा है ना ओल्ड वर्सेस न्यू में, बस मुझे लिखना है। बाकी पी फैक्टर पता है, मल्टीप्लाई करते ही मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। और एक और मिल गया कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो का, मेरे को एनपीवी आराम से मिलेगा। पॉजिटिव आया तो रिप्लेस करेंगे, नेगेटिव आया रिप्लेस नहीं करेंगे। अब एक काम करें, जो मेरे को टाइम पीरियड 1 से 10 का बनाना है वो फटाफट देखे कैसे होगा। टाइम पीरियड 1 to 10 हम ऐसे लिखा तो हम बड़ा परेशान हो जाएगा, हम ऐसे लिखते हैं ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब देखो हुआ क्या। सबसे पहले देखो हुआ क्या, ईबीटी मेरा दोनों में दिया हुआ है, पर प्रॉब्लम यह है कि ईबीटी में डेप्रिसिएशन ये माइनस हो गया जो बुक्स वाला था, पर मेरे को माइनस करना है टैक्स वाला। तो एक काम करते हैं, ईबीटी में जो डेप्रिसिएशन माइनस हुआ था गलत वाला, इसको वापस से एड बैक कर देते हैं ताकि मेरे को मिले प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना आया। तो अगर हम इसको एड बैक करें तो पता है ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, ईबीटी में ऐड कर 348,750। और अगर ये वाला ऐड कर दे तो पता है मेरे को क्या मिलेगा, 387,250 प्लस 41,500 जो कितना आएगा 428,750। सो अगर तुम लोग डिफरेंस निकाल के देखिएगा ना, यानी मेरा नया मशीन को लाने की वजह से कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है, 80,000 रुपए का बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। परफेक्ट। तो अगर हम लोग हर साल मेरा 80,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स हर साल आया है 80,000। तुम लोग आराम से बैठ के लिखना सारा। ठीक, अब इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा मेरे को, हर साल का डेप्रिसिएशन। तो भाई डेप्रिसिएशन कितना होगा, देखो मेरा नेट में खर्चा लगा 3.5 लाख, उसका 7.5% लगेगा, और वो भी डब्ल्यूडीवी मेथड है, तो 3.5 लाख का 7.5% निकालना। ये पता है वैल्यू कितना हो जाएगा, 26,250। अब डब्ल्यूडीवी मेथड है ना, शॉर्टकट लगा, मेरा डेप्रिसिएशन रेट है 7.5%, तो पता है अगले साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, एक तरीका है 3.5 लाख माइनस करेंगे ईयर 1 का डेप्रिसिएशन, तो जो डब्ल्यूडीवी आया उसका 7.5% कर, या हम लोग लगाएंगे शॉर्टकट, वो क्या होगा, ईयर 1 में जो डेप्रिसिएशन था, मेरा डेप्रिसिएशन रेट 7.5 है ना, तो 100 माइनस 7.5 कर कितना होता है 92.5, तो जो पहला साल आया ना इसका 92.5% कर दो, मेरे को अपने आप सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, जो कितना आएगा 24,281। अब थर्ड ईयर में इसका 92.5% कर दो, जो पता है कितना आएगा 22,460। फोर्थ ईयर में इसका 92.5% कर दो, जो कितना आएगा 20,776। और इस तरीका से हम लोग ये सारा नंबर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। डन। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आया, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्या मिलेगा ईबीटी, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो ये ए माइनस बी। अब मेरे को टैक्स कितना देना है, क्वेश्चन के अंदर में टैक्स 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 कितना दिया हुआ है 30%, तो भाई जितना भी ईबीटी आएगा उसमें टैक्स देंगे @ 30%। मेरे को सीधा क्या मिलेगा ईएटी। अब ईएटी में वापस एक डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, क्या मिलेगा कैश इनफ्लो। तो मेरे को क्या करना है, हर साल का कैश इनफ्लो निकालना है। यानी ये वाले क्वेश्चन में बस खाली मेन जो कैलकुलेशन था वो क्या था, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट। डन। एक बार हुआ तो ईबीडीटी से डेप्रिसिएशन माइनस कर ईबीटी, माइनस टैक्स कर ईएटी, वापस से जोड़ दे डेप्रिसिएशन कैश इनफ्लो जो हर साल का आएगा, एग्जैक्ट इसी वैल्यू को हम लोग यहां पुट करेंगे, ईयर 1 से 10 में मेरा अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगा। डन। चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। वेरी इजी क्वेश्चन। टिप लिमिटेड is considering two mutually exclusive projects M and N. You have been given below the net cash flow probability distribution of each project. तो भाई पहले M का है, अगला N का है। कैश फ्लो मुझे पता है प्रोबेबिलिटी के साथ, कैश फ्लो मुझे पता है प्रोबेबिलिटी के साथ। तो एक काम करते हैं, पहले प्रोजेक्ट M का नाम करके दिखाता है, एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन प्रोजेक्ट N का अपने आप लोग कर पाएंगे। तो अगर हम प्रोजेक्ट M का करें,
मेरा नेट कैश फ्लो कितना है 62,500, 75,000, 87,500। प्रोजेक्ट एम का कर रहे हैं। मेरा कैश फ्लो है जिसको मान लो एक्स, कितना कितना था 62,500, 75,000, 87,500। मेरा तीनों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी जरा देखना, 0.3, 0.3, 0.4। जैसे ही कैश फ्लो को अपने अपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को मिलेगा एस्टिमेटेड कैश फ्लो एक्स इंटू पी। कैलकुलेट करके देखना 62,500 इंटू 0.3 18,750, 75,000 इंटू 0.3 22,500 और नेक्स्ट 87,500 इंटू 0.4 ये कितना आएगा 35,000। सो अगर हम लोग ये सबको ऐड करें ये कितना मेरे को मिल जाएगा 76,250। ठीक, ये है मेरा मीन ऑन एन एवरेज नेट कैश फ्लो कितना है, हम खाली एम का कर रहे हैं, एन का सेम कैलकुलेशन आप लोग खुद करना। तो देखो मेरे को पहला पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो वो आ गया इतना, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो एवरेज में इतना आया। सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरी इजी। अगला मेरे को कैलकुलेट करना है वेरिएंस। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये रहा एक्स, माइनस करेंगे एक्स बार से स्क्वायर, तो मेरे को पता चलेगा जो एवरेज में निकाले और एक्चुअल में जो तीन चीज है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो क्या करेंगे 62,500 माइनस 76,250 का स्क्वायर जाएगा 1890 62500। अब ये जो भी डिफरेंस आ रहा है इसका होने का चांस है 0.3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 से और मेरे को क्या मिलेगा ये वैल्यू 56718750। नेक्स्ट 76,250 माइनस 75,000 जाएगा 1250 का स्क्वायर और 156,2500 जिसका प्रोबेबिलिटी 0.3 468,750। नेक्स्ट 76,250 माइनस 87,500 एक वैल्यू आया स्क्वायर कर देना 126562500 जिसका प्रोबेबिलिटी है 0.4 ये आएगा 50,625,000। तो जैसे ही सबको ऐड कर देंगे लास्ट वाले कॉलम में देखना ये वैल्यू आएगा 10781250। ठीक, यह है मेरा वेरिएंस, यह है मेरा वेरिएंस, यानी जितना भी मेरा एवरेज में सोचा हुआ था अस्ती में जो 3 होगा वो कितना कितना रहेगा और जिसका होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑन एन एवरेज क्या होने वाला है, ये आया वेरिएंस। वेरिएंस क्या था पार्ट 2। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, रूट ओवर वेरिएंस 10781250 का रूट ओवर। सो अगर आप लोग ये कैलकुलेट करोगे ये कितना हो जाएगा 10,383.27। ठीक, स्टैंडर्ड डिविएशन डन। अगला निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, एसडी डिवाइडेड बाय मीन। एसडी कितना है 10,383.27 और डिवाइडेड बाय मीन 76,250। सो अगर आप लोग ये कैलकुलेट करोगे आएगा 0.136। अगर परसेंटेज में बनाना है तो इंटू 100 ये क्या बन जाएगा 13.62%। डन। जैसे हम लोग ये निकाले प्रोजेक्ट एम का एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं प्रोजेक्ट एन का। और लास्ट में बोलता है बताओ कौन सा ज्यादा, विच प्रोजेक्ट वुड यू रिकमेंड, तो भाई जिसमें रिस्क कम है। और मेरा मेजर ऑफ रिस्क क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जिस प्रोजेक्ट में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो मेरे लिए कम रिस्की है, उसको हम एक्सेप्ट करेगा। डन। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 डिविडेंड पॉलिसी, जो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मूडी ग्लानी मिलर अप्रोच का। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट देखते हैं। डिविडेंड डिसीजन मूडी ग्लानी मिलर। क्या लिखा हुआ है, आकाश लिमिटेड हैज 10 लाख इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर 2021। तो देखो भैया 10 लाख इक्विटी शेयर ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है। एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पर शेयर है 150 यानी P0 आज के दिन का प्राइस। एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 8 रुपया पर शेयर, तो आज से 1 साल बाद डिविडेंड देगा D1।
और द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन अप्रोप्रिएट टू द रिस्क क्लास टू विच द कंपनी बिलोंग्स 10%, ये क्या है के और रेट ऑफ कैपिटल इक्विटी कैपिटल का रेट दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस पर शेयर व्हेन एक्सपेक्टेड डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड एंड नॉट डिक्लेयर्ड। तो पहले बोलते हैं भाई ये बता एक साल बाद का प्राइस निकालना है जब डिविडेंड डिक्लेयर किए यानी 8 रुपया दिए, अगला जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किए। तो देखो मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला क्या था, P0 इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE। यानी जो आज के दिन का प्राइस आया वो कैसे आया, आज से एक साल बाद जो बेनिफिट मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। P0 मेरे क्वेश्चन में क्लियर कट दिया हुआ था, कितना था 150 रुपया। अब एक सिचुएशन ले रहे हैं डिविडेंड डिक्लेयर्ड, अगला नॉट डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक, तो पहले वाले में निकाले डिविडेंड जब डिक्लेयर किया तो 150 इक्वल टू डिविडेंड दिए, और जब डिक्लेयर की तो कितना किए 8 रुपया। P1 निकालना है 1 प्लस KE, व्हाट इज KE, KE मेरा कितना है 10%। सो अगर आप लोग ये कैलकुलेट करोगे तो देखना मेरा P1 का वैल्यू आ जाएगा 165 माइनस 8 157। और जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किए तो T0 तो 150 है पर डिविडेंड 0 है, कैलकुलेट करना P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 165। तो मेरा दो आंसर आया 157 एंड 165, पहला पार्ट डन। और सेकंड पार्ट बोलते हैं कैलकुलेट करो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अगर बाई चांस साल भर में इस कंपनी ने कमाया 3 करोड़ रुपया और पर उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए 6 करोड़, दोनों सिचुएशन डिविडेंड दिए और नहीं दिए, तो भैया कमाए कितना है 3 करोड़, तो ईएटी कितना आया हुआ है 3 करोड़, एक और रुपीज इन लाख कर दे तो 300 लाख। अब इसमें माइनस करना है डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं मतलब यही आफेश, माइनस करना है इक्विटी डिविडेंड। पहले वाले में देखो डिविडेंड जब दिए थे तो कितना दिए थे 8 रुपया पर शेयर, और कितने नंबर ऑफ शेयर थे 10 लाख, तो 10 लाख इंटू 8 कितना दिए हैं 80 लाख। और यहां डिविडेंड नहीं दिए तो कुछ नहीं दिए, मतलब मेरे पास रिटेन अर्निंग्स कितना आ जाएगा 280 एंड 300। यानी जितना मेरा रिटेन अर्निंग्स है वो तो हम यूज कर ही सकता है अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए था 6 करोड़ मतलब 600 लाख। अब इसमें जितना रिटेन किए वो तो यूज करेंगे, यानी नया इक्विटी शेयर्स बाकी इशू करेंगे। तो भाई चाहिए 600, ऑलरेडी 280 है यानी 320 लाख का नया इक्विटी शेयर इशू करना है। सॉरी यहां पे 600 था, 600 में 300, तो यहां पे कितना आ जाएगा 300। ठीक, अब जो नया इक्विटी शेयर इशू करना है ये तो करना है आज से 1 साल बाद। अब 1 साल बाद करेंगे तो किस प्राइस में करेंगे, जो ऑलरेडी मेरा निकाला हुआ है, तो मेरे को नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स मिल जाएगा। कितना आएगा 3 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय 157, यहां पे आएगा 3 करोड़ और डिवाइड बाय 165। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखोगे तो ये पता है कितना कितना आएगा, और ये आएगा 203821 ओ सॉरी ये 220, ये 380 है, कोई नहीं। 3 करोड़ 80 लाख डिवाइडेड बाय 157, और ये कितना आएगा 242038, और दूसरा वाला कितना आएगा 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 165, 181818, इतना नंबर ऑफ शेयर्स को हम लोग इशू करने वाले हैं। ठीक, तो मेरा सेकंड पार्ट डन। थर्ड पार्ट में बोलता है प्रूफ करके दिखाओ कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर विल रिमेन अनचेंज्ड। भले डिविडेंड दे या ना दे, मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स सेम रहेगा। तो देखो पहले 10 लाख शेयर था, अब नया इतना शेयर और इशू किए तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या हो जाएगा, 10 लाख ऑलरेडी था, इतना और इशू किया यानी 1242,038, और 1 साल बाद प्राइस कितना है 157, और यहां 10 लाख था, इतना और इशू किया तो 1181,818, और 1 साल बाद प्राइस कितना है 165। सो अगर तुम लोग ये कैलकुलेट करके देखेगा ना तो देखना ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1 करोड़ 95 लाख 195, 1 2 3 4 5 6 0, ओके,
तो 1950 लाख, और ये पता कितना आ जाएगा 1950 लाख, यानी आज से 1 साल बाद दोनों का मार्केट वैल्यू रहेगा सेम। ये हम लोग तुरंत अभी प्रूफ कर दिए। डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है खत्म, क्वेश्चन नंबर 7। और जो मेरा क्वेश्चन नंबर 8 मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स का, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और थोड़ा अलग तरीका से ये लोग इसको डिजाइन किया है, पर वेरी इजी क्वेश्चन। क्या लिखा है जरा देखें। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स में क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, द अलायंस लिमिटेड, a petrochemical sector company had just invested huge amount in its new expansion project. ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ड्यू टू ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट द कंपनी इज इन नीड ऑफ एडिशनल 1,50,000 इन वर्किंग कैपिटल इमीडिएटली। अब ये इतना ज्यादा रुपया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, इसको तुरंत वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आया है 1.5 लाख रुपए का। अब फाइनेंस मैनेजर के पास ऑप्शन है 3, ये 1.5 लाख रुपया का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कहां से लेकर आए। ऑप्शन 1 बैंक से लोन ले लो, ऑप्शन 2 ट्रेड क्रेडिट, यानी जो मेरा सप्लायर है उससे थोड़ा क्रेडिट ले लो, तीसरा ऑप्शन है फैक्टरिंग। ये तीनों ऑप्शन के बेसिस पे मुझे निकालना क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल परसेंटेज कॉस्ट। मेरे को ये निकालना है तीनों ऑप्शन में एनुअल परसेंटेज कॉस्ट क्या लगेगा, यानी मेरा कितना खर्चा लगेगा परसेंट में पर एनम, और उसके बेसिस पे एडवाइस करो कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है। तो पहला ऑप्शन क्या जरा देखिए, कंपनीज बैंक विल लेंड ₹2 लाख एट 15% इंटरेस्ट रेट। अब कितना रुपया लोन ले रहे हैं ना वो सब इररिलेवेंट है, 15% इंटरेस्ट रेट है। आगे बोलते हैं 10% कंपेंसेटिंग बैलेंस विल बी रिक्वायर्ड विच अदरवाइज वुड नॉट बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी। पता है बैंक से जब भी लोन लेने जाएंगे, मान लो 100 रुपया, तो 100 रुपया का वो लोन तो देगा, पर वो क्या बोलेगा भाई एक कुछ परसेंट, कुछ प्रोपोर्शन आप मेरे पास अपने बैंक बोलेगा मेरे पास कुछ अपने होल्ड करो, यानी मान लो एफडी के फॉर्म में रुकवा लो। तब इस केस में क्या होगा, अगर 100 रुपए का लोन लेने गया तो भाई इंटरेस्ट रेट तो 100 का 15% मिलता रहे, देना पड़ेगा, यानी 15 रुपया देना पड़ेगा। तो 100 रुपए का लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15%, माने हर साल 15 रुपया देना पड़ेगा। पर क्वेश्चन उठता है मुझे पैसा कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, पर 10% बोलेगा भाई मेरे पास रख, आइदर एफडी के फॉर्म में, या दूसरा वो क्या बोलेगा हम 100 देंगे ही नहीं, 100 का 15% खाली 90 रुपया देंगे। तो देखो 100 रुपया लोन दिया 10%, और हम उसको कंपेंसेट करने के लिए वहां पे उसके पास रख दिया जो हम अदरवाइज नहीं रखता, यानी शॉर्ट में मेरे को 100 रुपया नहीं मिलेगा, 100 का 10% का 90 रुपया मिलेगा। तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15, पर पैसा मिलेगा 90 इंटू 100, यानी पता है मेरा कितना खर्चा लग जाएगा पर एनम, 1500 डिवाइडेड बाय 90, जो कितना आएगा 16.67%। तो ऑप्शन 1 में मेरा कॉस्ट कितना आएगा 16.67। ऑप्शन 2, the company has been offered a credit term from its major supplier of 3/30 net 90 for purchasing raw material worth ₹1 lakh per month. अब ये जो अमाउंट है ना ये सब क्यों रिलेवेंट नहीं है, कि मेरे को एनुअल परसेंटेज कॉस्ट निकालना है। तो देखो 3/30 नेट 90 का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हम अपने क्रेडिटर को पैसा देते हैं 90 डेज में, पर अगर 30 डेज में दिया वो मेरे को 3% डिस्काउंट देगा, यानी 3% डिस्काउंट मिलेगा अगर 30 दिन में पैसा दे, अदरवाइज 90 डेज में पैसा दिया। तो नॉर्मली 90 डेज में देते तो 100 रुपया, पर अगर बाई चांस जल्दी पैसा देना है लेना है, तब इस केस में 3% डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो 3 रुपया का खर्चा। और नॉर्मली 100 रुपीज का पेमेंट होता, पर 3 रुपीज कम होगा, यानी 97, तो 3 रुपए का खर्चा हो रहा है 97 को पाने के लिए। 3 रुपए का खर्चा हो रहा है 97 को पाने के लिए, इंटू 100, ये परसेंटेज आया। तो देखो नॉर्मली 90 डेज में तो एनीवेज पेमेंट होता था, अब 30 डेज में पेमेंट हो रहा है, मतलब सेविंग्स कितना हो रहा है खाली 60 डेज का, यानी शॉर्ट मेरा इतना खर्चा लग रहा है कितने डेज के लिए, 60 के लिए, तो 360 डेज के लिए क्या होता। सो अगर आप लोग ये कैलकुलेट करोगे पता कितना आएगा, 300 बाय 97, और कैलकुलेट करके देखना ये कितना आएगा 18.56%, यानी ये वाले ऑप्शन में मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है 18.56%। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है मेरा ऑप्शन 3 फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में क्या बोलता है, अ फैक्टरिंग फर्म विल बाय द कंपनीज रिसीवेबल ऑफ ₹2 लाख पर मंथ, यानी मेरा एक फैक्टर है जो हर महीना 2-2 लाख रुपए का रिसीवेबल खरीदने को तैयार है, यानी साल में 24 लाख रुपए का खरीदेगा ये, विच हैव अ कलेक्शन पीरियड ऑफ 60 डेज, ठीक है। द फैक्टर विल एडवांस अप टू 75% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिसीवेबल एट 12% ऑन एनुअल बेसिस। अच्छा, यानी 2 लाख रुपए का ये खरीदेगा
उसका 75% एडवांस दे देगा, यानी 1.5 लाख रुपया, पर इसमें ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा 12%। तो भाई 1.5 लाख रुपए पे 12% चार्ज करेगा, मतलब 18,000 रुपया ये चार्ज करेगा इंटरेस्ट। कब? अगर ये 2 लाख रुपए का 75% दे तब। फैक्टर विल ऑल्सो चार्ज कमीशन ऑफ 2% ऑन ऑल रिसीवेबल्स परचेज्ड। तो भाई 2 लाख इंटू 12 यानी 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपए का ये रिसीवेबल खरीदेगा, जिसमें 2% कमीशन चार्ज करेगा, जो कितना आ जाएगा 48,000। यानी एक तो ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा, अगला ये कमीशन चार्ज करेगा। It has been estimated that the factor services will save the company a credit department expense and bad debt expense of इतना per month respectively। बोलते हैं मान लो इतना खर्चा लगेगा, पर भाई कुछ सेविंग्स भी होगा। कितना सेविंग्स होगा? 1250 एंड 1750 मिला के 3000 पर मंथ। 3000 पर मंथ यानी साल भर का 36,000, तो साल भर का 36,000। मेरा इतना लगेगा खर्चा, पर इतना सेविंग्स होगा, कितना पाने के लिए? 2 लाख का 15%, सॉरी 75% कितना आएगा? 1.5 लाख। परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा, ये कितना आएगा? 18,000 प्लस 48 माइनस 36 डिवाइड बाय 1.5 लाख इंटू 100। पता है ये एग्जैक्ट कितना मिल जाएगा? 20%। यानी कंपनी के अंदर में पहले ऑप्शन में खर्चा लगेगा 16.67, इंटरेस्ट 15 का देगा, पर मिलेगा 90 रुपया। अगले वाले में क्रेडिटर के साथ डीलिंग हुआ 18.56, अगला फैक्टरिंग में 20। तो किस ऑप्शन को ऑप्ट करेगा जहां कॉस्ट सबसे कमाया? मतलब ऑप्शन 1, 16.67%। डन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उसी के साथ ये आरटीपी में एफएम वाले पोर्शन का डिस्कशन होता है खत्म। क्या लिखा हुआ है? इस टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन किया करते थे। देखो मेरा सेल वैल्यू डोमेस्टिक दिया हुआ है 1 मंथ क्रेडिट, एक्सपोर्ट दिया 3 मंथ क्रेडिट, पर 10% कम प्राइस में बेचते हैं। 8,10,000 आया। 10% कम प्राइस में बेचते हैं, मतलब ये 90% के बराबर है। तो भाई अगर ये 90 के बराबर है तो 100 का वैल्यू क्या होगा? 8 10 10,000 बाय 90 into 100 कितना होगा? 9 लाख। यानी 9 लाख रुपए के वर्थ के चीज को 10% डिस्काउंट यानी 90,000 डिस्काउंट में बेच रहे हैं। कितना? 8,10,000 में। मेरा रॉ मटेरियल यूज दिया हुआ है, सप्लायर का क्रेडिट पीरियड, वेजेस दिया हुआ है और लैक पीरियड दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है, एडमिन एक्सपेंस भी दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, पेबल क्वार्टरली इन एडवांस इतना, इनकम टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, जिसमें एक इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर देंगे इतना, जीपी रेट है 20%, इग्नोर डब्ल्यूआईपी एंड डेप्रिसिएशन, वेरी गुड। ये कंपनी रॉ मटेरियल स्टॉक रखता है 1 महीना, एफजी रखता है 1 महीना, कैश रखेगा 2,50,000 और ओवरड्राफ्ट है 75,000, लास्ट में 10% मार्जिन है कंटिजेंसी का। बनाना क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन। एक काम करते हैं, इसमें ना फटाफट हम लोग हर एक आइटम को डिस्कस करते हुए चलते हैं और तुम लोगों को सीधा सोल्यूशन दिखाते हैं सारे आइटम्स कैसे कैसे आया। पहला देखो मेरा पहला क्या है? रॉ मटेरियल स्टॉक 1 महीना। पहले हम बाकी सबको हटा दे। मेरा पहला बात क्या लिखा हुआ है? रॉ मटेरियल स्टॉक रहेगा 1 मंथ। मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक किस चीज पे कैलकुलेट करते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कितना दिया हुआ है 6,75,000, ये है 12 महीने का। 1 महीने के लिए क्या होगा? 6,75,000 बाय 12 इंटू 1, ये वैल्यू आ गया। सिंपल। मेरा एफजी स्टॉक भी बोलते हैं 1 महीने का, पर भाई एफजी स्टॉक को वैल्यू करते हैं फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। अब क्वेश्चन उठता है वो कैसे मिलेगा? बैक कैलकुलेशन करते हुए। देखो यहां पे सेल वैल्यू था 18 लाख, ये 8-10 था, जो 10% डिस्काउंट देने के बाद आया, मतलब ओरिजिनली तो 9 लाख था, तो यहां पे 18 लाख, यहां पे 9 लाख। ये अगर हम वर्किंग करें तो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल वैल्यू कितना है? 18 लाख और ये कितना है? 9 लाख। मेरा जीपी परसेंटेज दिया हुआ है 20%, तो सेल में जीपी दिया हुआ है 20%, माने सीओजीएस है 80%। तो अगर हम लोग सीओजीएस कैलकुलेट करें, इसका 80% ये आएगा 14,40,000 और ये आएगा 7,20,000। पता है ना?
जीपी 20% है, माने सीओजीएस कितना आएगा 80%। डन। अब देखो मेरा सीओजीएस पहले वाले में 1440, अगले वाले में 720, दोनों मिलाकर कितना आएगा 21,60,000। यह है सीओजीएस। अब जो मेरा सीओजीएस है हम लोग मानेंगे वही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। क्यों? मेरा एक स्टैंडर्ड अजम्पशन है ओपनिंग एफजी क्लोजिंग एफजी क्या रहेगा सेम। ठीक। मेरा ओपनिंग एफजी क्लोजिंग एफजी रहेगा सेम, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही सीओजीएस। तो ये मेरा कितना है 21,60,000 बाय 12 इंटू 1, तो मेरा सीओजीएस का वैल्यू है 21,60,000 डोमेस्टिक एक्सपोर्ट मिला के। ये साल भर के लिए था, तो 1 मंथ एफजी के लिए क्या होगा बाय 12 इंटू 1। डन। नेक्स्ट, कैश ये रखेगा 2,50,000 और ओवरड्राफ्ट रहेगा 75,000। तो एक ऑप्शन है दोनों अलग अलग दिखा 250 एंड 75। ये एक ऑप्शन है दोनों को नेट कर दो, तो 2,50,000 बैंक बैलेंस माइनस 75, नेट में कितना आया 175। तो मेरा नेट में कैश एंड बैंक बैलेंस कितना आएगा 175। इसके बाद क्या बोला है? अब अगला मेरे को कैलकुलेट क्या करना है डेटर। और डेटर देखो डोमेस्टिक वाले का 1 मंथ क्रेडिट है, एक्सपोर्ट वाले का 3 मंथ, यानी मुझे अलग अलग चाहिए। और अगर हम लोग कैश कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तब इस केस में देखो मेरा सीओजीएस तक आया हुआ था। सीओजीएस के बाद मेरा क्या आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, अगर मार्केटिंग नेचर का माने। वैसे हम लोग मार्केटिंग नेचर का ही मानते हैं, एग्जाम में वही मानना। पर जो तुम लोग का आरटीपी का सोल्यूशन है उसके अंदर में लोग का एक असम्पशन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ये लोग अज्यूम कर रहा है प्रोडक्शन नेचर का, और अगर ये प्रोडक्शन नेचर का अज्यूम किया यानी सीओजीएस में इंक्लूडेड है। यानी सीओजीएस के बाद हम लोग खाली एक चीज को ऐड करेंगे, वो कौन सा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना था? मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना था 1,12,500 पर, ये दोनों के लिए था। मुझे दोनों में बांटना है। क्वेश्चन उठते कौन से रेशियो में बांटे? जिस रेशियो में कॉस्ट लगा वो था 2:1। 1440 720 का रेशियो है 2:1, तो 1,12,500 को 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। तो अगर हम लोग इसको बांटेंगे 1,12,500 को 2:1 के रेशियो में, ये कितना आएगा 75,000 एंड वो कितना आएगा 37,500। ठीक। यहां पे जो इनका कैलकुलेशन है वो गलत किया हुआ है। हम लोग सही वाला कैलकुलेशन करेंगे और उस बेसिस पे बांटेंगे। यहां पे लोग सेल के रेशियो में बांटा है, आइडियलिस्टिकली होना चाहिए कॉस्ट का रेशियो। स्टिल अगर बाई चांस कोई सेल का रेशियो में बांटेगा तो उसके लिए रेशियो क्या बन जाएगा 18 लाख एंड 8 लाख 10। उस रेशियो में सेलिंग एक्सपेंस को बांट सकता है और फिर मुझे क्या मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल का वैल्यू। और ये जो कॉस्ट ऑफ सेल आया ये आया मेरा टोटल कॉस्ट। डेटर्स इसी पे कैलकुलेट करेंगे, पहले वाले में 1 मंथ, अगले वाले में 3 मंथ। तो देखो डेटर्स का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लोग कैलकुलेट किए, ये 1 मंथ के लिए, ये 3 मंथ के लिए। तो मेरा रॉ मटेरियल एफजी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डेटर हो गया। मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ था। बस एक और चीज क्या बचता है, सेलिंग एक्सपेंस पेबल क्वार्टरली इन एडवांस। एक क्वार्टर का एडवांस में पे किए, तो देखो ये है 4 क्वार्टर का, एक क्वार्टर का एडवांस में पे किए तो 1,12,500 बाय 4 इंटू 1 ये प्रीपेड हो गया। तो 1,12,500 बाय 4 इंटू 1 कर या बाय 12 इंटू 3 कर, एक ही बात है। ये हुआ करंट एसेट का टोटल आ गया। बाकी करंट लायबिलिटी बड़ा सिंपल है। सप्लायर का 2 मंथ है तो 6,75,000 मटेरियल बाय 12 इंटू 2। ठीक। नेक्स्ट मेरा वेजेस का है हाफ मंथ, तो 5,40,000 बाय 12 इंटू 0.5। नेक्स्ट 7,65,000 1 मंथ के लिए करना है तो 765 बाय 12 इंटू 1। अगला एडमिनिस्ट्रेशन 1 मंथ के लिए करना है तो 1,80,000 बाय 12 इंटू 1। और लास्ट में इनकम टैक्स पेबल 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना था, जिसमें खाली एक अगले साल हम लोग ड्यू पे करेंगे। तो ये था 4 के लिए, तो 1 के लिए क्या होगा 168 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 42,000। यह है करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी नेट वर्किंग कैपिटल। ऐड करना है इसका 10% कंटिजेंसी, मुझे क्या मिलेगा टोटल वैल्यू क्या रहेगा। डन। चलो इसी के साथ हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन होता है खत्म, और आरटीपी में जितना भी मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेगमेंट था वो सारा क्वेश्चन होता है खत्म। थैंक यू सो मच, बाय बाय।